गुजरात बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गांधीनगर में कांग्रेस के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों के हाथ में ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी की तख्तियां नजर आई। आपको बता दें, सोमवार को राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया था, जिसके बाद 17 में से 16 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी की तरफ से लिया गया था। पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष विपक्ष की पूरी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले राहुल के लंदन वाले बयान पर हंगामा हुआ, फिर राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। तब एक नया हंगामा शुरू हो गया। फिर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई, इसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ। अब राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया, इसे लेकर भी राजनीति सुलग रही है। तो ऐसे में एक प्रश्न कि कहीं सोची समझी रणनीति के तहत अपनी मुश्किलें राहुल तो नहीं बढ़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 381। बजट सत्र के दूसरे चरण का 11वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। सत्तारूढ़ दल के सांसद संसद परिसर में नारा भी लगा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल को सजा मिलने के बाद से बीजेपी ने मोदी सरनेम वाले बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया है, तो कांग्रेस बीजेपी को ओबीसी का ठेकेदार नहीं बनने की नसीहत दे रही है। अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। इस देश का ओबीसी समाज कह रहा है कि जिस आरक्षण को खत्म करने पर आप तुले हैं, जिस कमीशन का आपने गठन नहीं किया है, जो सेंसस आप नहीं करा रहे ओबीसी पर, उस पर बोलिए। आज इस देश के ओबीसी अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप चोरों के बचाव में ओबीसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश का ओबीसी इनसे खफा है, इनसे नाराज है। इधर राहुल गांधी के सरकारी बंगले को लेकर भी सियासी किचकिच ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी सरकारी बंगले को जनता का बंगला बता रही है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो राहुल को अपना बंगला दे देंगे। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ और ये तरीका नहीं होता। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा के हाउसिंग कमेटी ने राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल ने उस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इसके लिए मुझे चुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। अब राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह को धार देने की तैयारी कर रही है। अगले 30 दिन को लेकर त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। ये किसी भी चीज़ को मुद्दा बना सकते हैं ये, क्योंकि ये कि गांधी परिवार के प्रति पूजा है। इनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। संसद से सड़क तक मचे कोहराम के बीच पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सांसदों को जनता के बीच जाने का मंत्र दिया और विपक्ष से निपटने की रणनीति बताई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष अभी और निचले स्तर पर हमला करेगा। जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज्यादा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ
अगर आवाज बुलंद करना संसद और संसद के बाहर ये अपराध है तो स्मृति जी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ये अपराध करती रहेगी। आज बेशर्मी से उतर आए हैं सब एक अडानी को बचाने के लिए। तमाम सियासी हंगामे के बीच एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी की सजा के खिलाफ अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की तैयारी कुछ और ही है? आज तक ब्यूरो। 2002 के गुजरात दंगों में गैंगरेप की शिकार हुई बिल्किस बानो आज भी अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके संघर्ष को सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला। टॉप कोर्ट ने बिल्किस के दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। बिल्किस बानो केस के गुनहगारों को रिहा कर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही गुजरात और केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र, गुजरात राज्य और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया। इस केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ये एक जघन्य अपराध था। हत्या के अन्य मामलों में दोषी बिना छूट के जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन क्या बिल्किस केस में दोषियों को छूट देने में मानकों को समान रूप से अपनाया गया? कोर्ट ने उस छूट नीति के बारे में भी पूछा जिसके आधार पर इस मामले में दोषियों को तत्काल छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा, हत्या के दोषी सालों से जेल में बंद हैं। क्या गुजरात सरकार इस तरह से छूट नीति लागू कर सकती है? इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। इस मामले को विस्तार से सुनने की आवश्यकता है। इस मामले में भावनाओं के साथ सुनवाई के बजाय कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति जोसेफ ने मामले में पेश होने वाले वकीलों से ये भी कहा कि इस केस को जून से पहले समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि तब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। गुजरात सरकार दोषियों की सजा में छूट संबंधी फाइल के साथ 18 अप्रैल को तैयार रहे। अपनी इन्हीं टिप्पणियों के बाद जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। बिल्किस इस मामले में एकमात्र जीवित पीड़िता थी। इस केस में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। इसके लिए गुजरात की 1992 की रेमिशन पॉलिसी का हवाला दिया गया, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज तक ब्यूरो। 44 वर्ष तक जुर्म की दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन अब उसके गुनाहों की सज़ा मिलने का समय आ गया। 2006 के उमेशपाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए अदालत ने अतीक समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। उमेशपाल के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज की अदालत में जनाक्रोश दिख रहा था। अदालत परिसर के अंदर माफिया के आतंक से मुक्ति की उम्मीद जताई जा रही थी। अपराधी का विरोध करने के लिए लोग जूते की माला लेकर भी पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन की जबरदस्त बंदोबस्त के बीच अतीक अहमद एंड गैंग के गुनाह का हिसाब किया गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2006 में हुए उमेशपाल के अपहरण कांड को लेकर दर्ज मुकदमा संख्या 270/207 में फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद, दिनेश बासी और खान शौलत हनीफ को आईपीसी की धारा 364A 34, 120B, 147, 323-149, 341, 342, 504, 506(2) और 7CLA एक्ट के तहत दोषी करार दिया, जिसमें 364A 34 और 120B के तहत तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास, 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में। इसके साथ ही उमेश पाल के परिवार को तीनों दोषियों की ओर से 1-1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश हुआ है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। कहीं न कहीं अशरफ को सजा न मिलने का मतलब ये है कि उन लोगों का मन बढ़ेगा और बल बढ़ेगा, और जो हमारे गवाह हैं, चाहे वो रुखसाना जी हो, ओम प्रकाश पाल जी हैं और शादिक जी हैं, तो ऐसे जो हमारे गवाह हैं उनको कहीं न कहीं बाहर इनके शूटर से खतरा रहेगा। मेरे वकील आकर के इस चीज का जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुर्म से जेल तक और अपराध से सजा तक पहुंचने में अतीक अहमद को 44 साल लग गए, क्योंकि उसके सिर पर सियासी छतरी की छाव रही। लेकिन योगी राज के शुरुआत के साथ ही अतीक के अतीत का हिसाब शुरू हो चुका है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प पर चल रही योगी सरकार से अब लोगों को उम्मीदें भी होने लगी हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। अतीक अहमद पर उमेश पाल की हत्या का भी आरोप है। अब यूपी पुलिस उस केस में अतीक अहमद का रिमांड लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर सकती है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा, और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार ने प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ सूची बनाकर मुहिम जारी की है। इसमें मुख्तार और अतीक जैसे माफिया से लेकर टॉप 10 माफिया की लिस्ट तैयार है। उम्मीद है कि इन अपराधियों पर कार्रवाई के बाद यूपी के लोग माफिया के आतंक से भयमुक्त हो सकेंगे। प्रयागराज से संतोष शर्मा, अरविंद ओझा और कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात में कोरोना के नए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मौतें लगातार हो रही हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को डरा दिया है। फिर से लौट रहा है कोरोना। गुजरात में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। क्या इस बार कोरोना होगा घातक? पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन राज्यों का हाल ज्यादा बुरा है जहां पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं और जिन राज्यों ने कोरोना के पहले और दूसरे लहर के दौरान भयानक तबाही देखी थी। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात में भी कोविड के नए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 152 नए केस आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इससे एक दिन पहले एक और मरीज की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई थी और 2 दिन पहले 2 मरीजों की मौत हुई थी। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस महामारी ने 11,053 लोगों की जान ले ली है। मंगलवार को गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1849 पहुंच गई। दरअसल चिंता कोरोना वायरस के म्यूटेशन से है और सरकार नए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नए वेरिएंट को रोकने के लिए वैक्सीन कारगर है कि नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि नए वेरिएंट्स पर भी हमारी वैक्सीन पूरी तरह इफेक्टिव है। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है तो तुरंत ये वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं
सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है, ताकि हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन भी कोई कोविड ग्रस्त पेशेंट है तो वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अच्छी बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है। शायद यही वजह है कि जो मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार लापरवाह होते लोग भी नजर आ रहे हैं। लोगों द्वारा अब कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे कम हो गया है। बूस्टर डोज लगाने के लिए लोग अब पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले से तैयारी पूरी कर लें ताकि समय रहते ही उनसे निपटा जा सके। गंभीर रोग से ग्रस्त मरीजों और उम्रदराज लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। भीड़-भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनकर ही जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा बीमारी को लेकर लोगों को हर तरह से जागरूक करने की कोशिश जारी है। सरकार अपनी ओर से एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी हो रही है कि लोग पैनिक ना हो। आज तक ब्यूरो। सूरत की सड़कों पर बेलगाम टैंकर ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, बाद में आधा किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया। जिस किसी ने भी ये भयानक वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सूरत में बेलगाम टैंकर का तांडव। 500 मीटर तक कार को घसीटा। कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर। सांसें फुला देने वाली ये तस्वीरें सूरत के पलसाना इलाके की हैं, जहां इस टैंकर ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया। टैंकर चालक की ये करतूत पीछे से आ रहे एक गाड़ी वाले ने अपने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो वायरल हुआ तो इस भयानक तस्वीरों को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। उधर सूरत पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। पता चला कि मामला बीते रविवार का है, जब कार सवार मुंबई अहमदाबाद हाईवे की सर्विस रोड पर आ रहा था, तभी पलसाना से कड़ोदरा की ओर जा रहे इस टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। टैंकर की रफ्तार कम होने के कारण कार उसमें फंस गई, जिसे देख टैंकर चालक घबरा गया और उसने ब्रेक लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन ब्रेक नहीं लगा और कार करीब आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई। घटना इतनी भयावह थी कि लगता था कि कार में सवार कोई नहीं बचेगा, लेकिन टैंकर चालक का दिमाग काम किया और उसने टैंकर को डिवाइडर से सटा दिया, जिसके बाद टैंकर रुक गया और कार सवार मामूली चोट खाने के बाद जिंदा बच गया। टैंकर चालक की ये गलती जानलेवा हो सकती थी। मसलन वो तुरंत कार सवार को हर्जाना देने के लिए राजी हो गया, इसलिए कार चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने से परहेज किया। यही वजह रही कि पलसाना पुलिस ने कार चालक का बयान दर्ज कर उसे छोड़ दिया। लेकिन ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो आपकी और हमारी तरह कुछ देर के लिए सन्न हो गया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक।